हमारे आंगनबाड़ी विभाग के कर्मचारियों के माध्यम से गर्म भोजन निरंतर इन बच्चों को चिन्हांकित करके देता है। अति गंभीर कुपोषण है, मध्यम गंभीर कुपोषण है, ये इस तरह के बच्चों को चिन्हांकित करके यहाँ तक कि अभी कोरोना काल में घर पहुंचकर सेवा दे रहे थे हमारे आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता सहायिकाओं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भी कुछ मांगे हैं, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे, उस पर भी बात होगी। उमेश पटेल जी, आपके पास आती हूँ। आपके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उच्च शिक्षा विभाग, खेल मंत्री, युवा कौशल, आप तमाम विभागों को देख रहे हैं। यानी कि छत्तीसगढ़ का भविष्य और युवा दोनों आपके हाथों में है। युवा मजबूत, प्रदेश मजबूत। सबसे कम उम्र के मंत्री हैं आप बघेल कैबिनेट में। बीते 3.5 साल का आपका अनुभव कैसा रहा? यहीं से शुरुआत करूंगी। आप प्लीज चेक कीजिएगा। हेलो। जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार इस राज्य में बनी है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, खेल विभाग का प्रभार मुझे दिया, हमने हर विभाग में अलग अलग काम देखे हैं। मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। जैसे उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा में जब हम लोगों ने शुरुआत की तो कई तरह की परेशानी थी, कई तरह की लिमिटेशन थे। जैसे किस तरह की परेशानी? जैसे यहाँ शिक्षकों की कमी पहली प्रॉब्लम थी। यहाँ जिस तरह से हम अन्य राज्यों में टेक्नोलॉजी यहाँ उच्च शिक्षा में जिस तरह से एम्बेडेड किया गया है उसकी कमी थी। तीसरी चीज ये थी कि कॉलेजों की कमी, तीसरी बड़ी समस्या। ये सारी समस्या को देखते हुए हम लोगों ने, और साथ ही साथ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की भी एक बड़ी समस्या थी। तो इनिशियली हम लोगों ने सहायक प्राध्यापक 1300 लोगों की भर्ती का यहाँ निकाला और वो प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और अभी सभी कॉलेजेस को हम लोगों ने दिया है। अभी हमारे विधायक बैठे हैं यहाँ पे। हमारे कुछ ऐसे कॉलेजेस थे, जब हम लोग ज्वाइन किए थे तो ऐसे कॉलेजेस थे जो खुल गए थे और वहां सहायक प्राध्यापकों की संख्या 0 थी। तो ऐसे सभी जगहों पे अभी हम लोगों ने भेजा है। उन सब जगहों पे अभी सहायक प्राध्यापक चले गए हैं, उनकी भर्ती हो चुकी है। दूसरा चीज था क्वालिटी। नैक एग्रीगेशन होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक संस्था है जो हर प्रदेश में जाकर वहां ग्रेड करती है कि कौन सा कॉलेज कितने में है। जब हम लोग ज्वाइन किए थे तब पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में सिर्फ 40 कॉलेज नैक से एग्रीगेटेड थे। आज हमने उसको पिछले 3 साल से हमने उसे मिशन मोड में लेते हुए 40 कॉलेज को बढ़ाकर 180 कॉलेज ले आए हैं। ठीक है। और सभी 100 कॉलेज आज नैक से एग्रीगेटेड है। बचे जो 40 कॉलेज हैं, आइदर वो क्राइटेरिया में नहीं आ रहे हैं क्योंकि इतने नए हैं कि अभी नैक एग्रीगेशन के लिए क्राइटेरिया में नहीं आ रहे हैं, और जो बचे हुए हैं वो प्रोसेस में है। तो हमारी कोशिश ये है कि सभी नैक से एग्रीगेटेड हो जाएं और उसके बाद जो लोग बी और सी में है तो सी को हम लोग बढ़ा के बी करने वाले हैं और बी को ये लंबा प्रोसेस लगता है। ये लंबा प्रोसेस है, लेकिन ये प्रोसेस हमने स्टार्ट किया और आने वाले 1.5 साल में, क्योंकि 1.5 साल बाद ही इलेक्शन है, आपको लगता है कि ये तमाम चीजें कम से कम उस जगह पर पहुंच जाएंगी जिसे आप फ्लैगशिप योजना में काउंट कर सकें? जी, जो फ्लैगशिप योजना है वो हालांकि अभी शुरुआत हुआ नहीं है, लेकिन हायर एजुकेशन में हम लोग न्यू पॉलिसी लेके आ रहे हैं। बहुत जल्दी वो लॉन्च होगा। तो ये सारी वो उसी से, जो मैंने परेशानी आपको गिनाया उसी से रिलेटेड है। जिस तरह से यहां कहा जाए कि GER एक बड़ा नंबर है जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे कितने स्टूडेंट 12th पास होने के बाद कॉलेज जा रहे हैं। तो उच्च शिक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती रही है, आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है छत्तीसगढ़ में। उसमें हम लोगों ने हम लोग काम कर रहे हैं और एक नया चीज लाने जा रहे हैं जिससे GER हमारा क्या है। अभी अगर मैं आपको एक चीज बता दूं छोटा सा। अच्छा, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूं। यहाँ बहुत सारे युवा हमारे बीच मौजूद हैं जो कह रहे हैं, उमेश पटेल जी, आपको समझ में आ रही है बातें? हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ तो हाथ उठाकर बोलिए। अच्छा, मैं बता देता हूं। उसमें GER मतलब ये होता है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन। ठीक है। तो 12th पास होने के बाद कितने बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, ये उस आंकड़े में आता है। यानी कि बीच में कोई भटक ना जाए बच्चा,
उस पर नजर रखी जा रही है। उस पर नजर ठीक रखने है, की। अगला सवाल तो- मेरा अनिला जी आपसे आऊंगी आपके पास। अगला सवाल आपसे है सेक्स इक्वालिटी। पिछले साल मैंने सुना कि वो छत्तीसगढ़ ने ये सर्वश्रेष्ठ राज्य रहा, एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। इसके लिए तो तालियां होनी चाहिए, तालियां होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के नाम ये बड़ी उपलब्धि है। और ऐसा आपकी सरकार ने क्या किया कि दूसरे सभी राज्यों को आपने इसमें पीछे छोड़ दिया? मैम, हम लोगों ने लैंगिक समानता को देखते हुए थर्ड जेंडर के लोगों को, छत्तीसगढ़ एक पहला राज्य है जिसमें 13 हम लोगों ने पुलिस विभाग में उन लोगों का भर्ती कराया। और ऐसा आज तक कहीं पूरे विश्व में देखने को नहीं मिला। पर थर्ड जेंडर के व्यक्ति आज अपने आत्मनिर्भर होके, और ऐसा विभाग, पुलिस विभाग वो भी, उसमें उनमें भर्ती हुआ। और आज भी हम लोगों ने खेल की दुनिया में भी उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं, और कई उनके ऐसी गतिविधियां हैं जिसमें वो आत्मनिर्भर होकर अपना आगे जीवन के लिए कुछ कर सके और लोगों के साथ साथ बैठ सके। यानी कि ना सिर्फ स्त्री पुरुष बल्कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं बिल्कुल, उनके लिए भी समानता के अधिकार के लिए हमारे यहाँ बहुत अच्छा छत्तीसगढ़ सरकार में काम हो रही है। और इसका सराहना भी किया गया है केंद्र सरकार में, चाहे ये लैंगिक समानता का अधिकार हो, चाहे सुपोषण वाटिका की बात हो, इसमें सब में हमारी केंद्र सरकार ने सराहना किया है। लेकिन एक सवाल रहता है, खासकर छत्तीसगढ़ में लैंगिक समानता की आप बात कर रही हैं, लेकिन मंत्रालय में सिर्फ एक ही महिला मंत्री क्यों, और वो भी सिर्फ महिला विकास मंत्रालय क्यों संभाले? ये तो ठीक है, इस बार भी, पिछली बार भी यही था बीजेपी की गवर्नमेंट के दौरान। मेरे ख्याल से ये ऐसे चलते आ रहा है कि महिला है तो महिला के बारे में ज्यादा अच्छा से समझेंगे और अच्छा से काम करेंगे, इसलिए मुखिया लोगों की सोच होती है कि इस विभाग को महिला को दिया जाए, ताकि कोई भी बात हो तो महिला अच्छा समझ पाएगी। ताकि क्या कोशिश होगी कि अगली बार महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी? यूपी में कांग्रेस ने ही 40% महिलाओं की बात कही थी। बिल्कुल, वैसे भी महिलाओं की भागीदारी के लिए हमारे शीर्ष नेता ने पहले, अभी की बात नहीं है, वो पहले से उठाते आ रहे हैं। विरोध तो हमारे अपोजिट पार्टी ही करते आ रहे हैं कि महिलाओं को इतना आरक्षण नहीं दिया जाए, बल्कि हमारे कांग्रेस की लीडर ने तो शुरू से लोकसभा में ये मुद्दा उठाए हैं कि 30% हमारे महिलाओं का वो मिलना चाहिए। और हमारे काम होने की भी इसमें हमारे संगठन में भी काम हो रही है और आने वाले समय में भी काम होगी। हमारे मुखिया का सख्त निर्देश है कि हर जगह 30% आरक्षण हमारे महिलाओं को। उमेश जी, झीरम के उस दर्दनाक हादसे के बाद आप राजनीति में आए थे, ये सफर कितना चुनौतीपूर्ण रहा? क्योंकि एक तरफ परिवार को भी संभालना था, पिता और बड़े भाई दोनों का साया उठ गया था, दूसरी तरफ राजनीति, ये वो पिच जो आपके लिए नई थी, क्योंकि आप कॉर्पोरेट एक जगह काम कर रहे थे। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये जब आप कॉर्पोरेट में रहते हो तो कोई आपको जज करने वाला नहीं होता, लेकिन जब आप सार्वजनिक जीवन में आते हो तो आपके हर कदम को लोग जज करेंगे। आप कैसे बैठे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, ये सबको भी लोग जज करते हैं। तो ये काफी डिफिकल्ट ट्रांजिशन था, बट नाउ इट इज, आई एम यूज्ड टू इट। आप खेल को बढ़ावा देने के लिए भी बहुत सारे कदम उठा रहे हैं, फिट रहना बहुत जरूरी है, ये मंत्र भी सभी को दे रहे हैं। आप अपनी फिटनेस के लिए क्या करते हैं? मैं योगा करने की कोशिश करता हूँ। मतलब हर दिन तो नहीं हो पाता, लेकिन कोशिश ये है कि योगा मैं करूँ। और खेल विकास में ये आपको मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जब से हमारी सरकार बनी है, हम लोगों ने कोशिश ये किया है कि स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर ज़्यादा खर्च हो सके, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो हम लोग 5वें पायदान पे हैं, लेकिन मेडल वाइज हम लोग सबसे नीचे पायदान पे थे। तो उसका ये बेसिक ये निकल के आया कि हम लोग अपने स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर कम खर्च कर रहे हैं, उनके ट्रेनिंग के ऊपर कम खर्च कर रहे हैं। तो हमने एकेडमीज यहाँ खोले हैं। अभी 5 एकेडमी संचालित हैं, जिसमें से एक रेसिडेंशियल एकेडमी अभी इस 3 साल के कार्यकाल में शुरू हुआ है, और हमारी अभी 2 MOU साइन होने वाली है। यानी कि अभी रास्ता बहुत लंबा है, उस रास्ते पर निकल पड़े हैं। मेरे पास जो विभाग है वो सब समय लगने वाला विभाग है, तो तुरंत तो उसका असर नहीं होगा, लेकिन जो हम लोग स्टेप ले रहे हैं
मैं आई एम श्योर कि इसका असर आपको 2-3 साल में जरूर दिखना शुरू हो जाएगा। उम्मीद यही रहेगी। और वैसे भी युवा और महिलाएं अगर ये दोनों सुरक्षित हैं और प्रगति के पथ पर हैं तो प्रदेश को प्रगति करने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत धन्यवाद। कृपया आप मंच पर बने रहें। उमेश जी, मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी नेटवर्क 18 के चीफ कंटेंट ऑफिसर संतोष मेनन को। कृपया मंच पर आए और मोमेंटो भेंट करें। सर, तालियां रुकनी नहीं चाहिए, जोरदार तालियां हो जाएं। सवाल जो हमेशा जहन में चलते रहते हैं, उन सवालों के जवाब दिए दोनों ही मंत्रियों ने। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।